हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम आपसे बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था यानी यूरोप महाद्वीप के भू आकृति प्रदेशों के अंतिम प्रदेश की ओर हम चल रहे थे, दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की। जो बीए पार्ट थर्ड का हमारा ये टॉपिक चल रहा था। यदि हम बात करें, यह जो टॉपिक आ रहा था हमारा, यह बीए पार्ट जो थर्ड है, यानी बीए पार्ट थर्ड है, उस थर्ड का यह टॉपिक था हम बात करें। और जिसमें चल रहा था हमारे पास में है विश्व का प्रादेशिक भूगोल। बात कर रहे थे विश्व का जो प्रादेशिक भूगोल है, हम उसकी बात कर रहे थे आपसे। तो विश्व के प्रादेशिक भूगोल की बात करें तो हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे थे। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, उसमें हम बात करें आपसे यूरोप भूआकृतिक प्रदेश। हम बात कर रहे हैं यूरोप भू आकृतिक प्रदेश की, यानी यूरोप के जो भू आकृतिक प्रदेश हैं, हम इनकी आपसे बात कर रहे हैं। यूरोप भू आकृतिक प्रदेश, जिसमें हम 3 प्रकार के भू आकृतिक प्रदेशों की चर्चा कर चुके हैं। हमारे पास में 3 प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश आ चुके हैं। सबसे पहला था उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। सेकेंड ऑर्डर ऑफ सीरियल था हमारे पास में मध्यवर्ती मैदान। और अंतिम हम जिसकी बात कर रहे थे वह हमारे पास में था तीसरे क्रम पर, वह है यानी दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी जो पर्वतीय प्रदेश है, उस दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की हम आपसे बात कर रहे हैं। ये जो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश है, इस दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की यदि हम आपसे बात करें तो देखिए, हम दक्षिणी जो पर्वतीय प्रदेश है उसकी आपसे बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की हम बात करें तो आता है दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। हम बात कर रहे हैं आपसे दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की। कौन से प्रदेश की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश, यानी दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश की हम जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें नवीन वलित क्या है? नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं। उन पर्वतमालाओं की हम आपसे बात कर रहे हैं। हमने देखा था कि यूरोप के दक्षिण में, यानी पूर्व पश्चिम या पश्चिम पूर्व की ओर अल्पाइन पर्वतमालाओं का विस्तार है। किनका विस्तार है? अल्पाइन पर्वतमालाओं का विस्तार है। जिन अल्पाइन पर्वतमालाओं की हम आपसे बात कर रहे हैं, जो अल्पाइन पर्वतमालाएं हमारे पास में उपलब्ध हैं, यानी जिनकी जानकारी हम यानी ले रहे हैं, यदि उन पर्वतमालाओं की मैं आपसे बात करूं, इनको अल्पाइन पर्वतमालाएं कहते हैं। मुख्य रूप से
इन पर्वतीय प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं। ये जो अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश है इसमें विभिन्न प्रकार की क्या मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं, जिनमें पर्वत है, जिनमें पठार है, इसी प्रकार से हम बात करें घाटियाँ हैं तथा मैदानी क्षेत्र है आदि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, आदि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर आकृतियाँ पाई जाती हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं आपसे। इसी प्रकार से हम आपसे बात करें कि इस दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश को अल्पाइन पर्वतीय प्रदेश के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत के नाम पर ही इस पर्वतीय प्रदेश यानी इस पर्वतीय श्रेणी का नाम अल्पाइन पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? अल्पाइन पर्वतमाला पड़ा है। आल्प्स जो पर्वत है ना, उस आल्प्स पर्वत के नाम पर ही यानी इस श्रेणी का नाम जो पड़ा है, इस श्रेणी का नाम पड़ा है क्या? अल्पाइन। यानी अल्पाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। मुख्य रूप से हम आपसे बात करें, आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे की ओर यदि हम चलें तो हमारे पास में आता है, इसमें विभिन्न प्रकार की पर्वतमालाएं हैं, जिसमें पिरेनीज है, सेरा नेवेदा है, आल्प्स है, अल्पाइन है, बालकल है, दिनारीक है, कारपेथियन है, और इसी के साथ साथ हम बात करें काकेशस आदि प्रमुख पर्वतमालाएं इस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? जिस पर्वत श्रेणी की हम आपसे क्या कर रहे हैं, जिस पर्वत श्रेणी की हम आपसे बात कर रहे हैं, उस पर्वत श्रेणी में यानी विभिन्न प्रकार की ये पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। पिरेनीज, सेरा नेवेदा, उसी के साथ साथ आल्प्स, अल्पाइन, बाल्कन, इसी के साथ साथ हम आपसे बात करें दिनारिक, कारपेथियन और काकेशस आदि पर्वतमालाएं हैं। यानी अल्पाइन जो पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई ना, यदि मैं आपसे बात करूं, अल्पाइन जो पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई ना, उस उत्पत्ति के पूर्व की यदि मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ, उत्पत्ति यानी अल्पाइन पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति पूर्व यानी पूर्व पश्चिम यानी उत्पत्ति पूर्व पश्चिम मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व पश्चिम में विस्तृत भूसन्नति में दीर्घ काल तक नदियों द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप के उत्थान से हुआ है। देखिए, यानी जो अल्पाइन पर्वतमाला की जो उत्पत्ति हुई थी वो मैं बात करूं, जो है पूर्व पश्चिम में जो जियोसनक्लाइन थी यानी जो भूसन्नति थी, उस भूसन्नति में लाए गए मलबा के निक्षेप से हुआ है। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी हम जियोसनक्लाइन की बात करते हैं, यानी हम यानी आपसे सिनक्लाइन की बात करते हैं, भूसन्नति की बात करते हैं, इसमें हालो डाना की हम बात कर लेते हैं। मुख्य रूप से यदि हम आपसे बात करें तो यह जो श्रेणियों की उत्पत्ति है वह भूसन्नति का मतलब यह है कि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के जमाव के कारण से यहाँ पर इस प्रकार की यानी पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है। नदियों ने क्या किया है कि नदियों ने अपने डाउनवार्ड वाला जो भाग है, इस डाउनवार्ड वाले भाग में आकर के किसका जमाव किया है, यानी अवसाद का जमाव किया है। धीरे धीरे ये अवसाद जमा होता रहा। इस अवसाद के जमा होने के कारण से भूमि का इस अवसाद के जमाव के दबाव के कारण से यानी भूमि का भाग नीचे जसता गया और किनारों की ओर का भाग ऊपर उठता गया, तो वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, जो पर्वत श्रेणी अल्पाइन पर्वत श्रेणी के नाम से, जो पर्वत श्रेणी अल्पाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जानी गई, जिसको हम कौन सी पर्वत श्रेणी कह रहे थे, जिसको हम अल्पाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जान रहे थे। ठीक है ना। तो भूसन्नति के कारण, जियोसिनक्लाइन के कारण से, तो हमने बताया कि नदियाँ प्रतिवर्ष अपने अवसाद को लेकर के चलती हैं और उस अवसाद को डाउनवार्ड वाले यानी नीचे निम्न भाग में ले जाके जमा करती हैं। जब लगातार वहाँ पर जमाव होता तो वहाँ पर धसाव की क्रिया होने लग जाती है और धसाव होने के कारण से किनारों वाला भाग ऊपर उड़ जाता है और उससे आपके अल्पाइन पर्वत श्रेणी का क्या हो गया, अल्पाइन पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। जब अल्पाइन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ तो मलबों के निक्षेप के कारण से हुआ, यानी भूसन्नति में दीर्घकाल तक नदियों द्वारा लाए गए मलबों के निक्षेप से इसका क्या हो गया, अल्पाइन पर्वत श्रेणी का उत्थान हो गया। किसका उत्थान हो गया? अल्पाइन जो पर्वत श्रेणी थी उस अल्पाइन पर्वत श्रेणी का क्या हो गया, अल्पाइन पर्वत श्रेणी का
उत्थान हो गया, ठीक है ना। जो अल्पाइन पर्वत श्रेणी थी उसका उत्थान हो जाता है। यानी यह पर्वत, कौन सा पर्वत, अल्पाइन पर्वत, विश्व का सर्वाधिक नवीन वलित पर्वत है। यानी जो अल्पाइन पर्वत है ये विश्व का नवीन और वलित पर्वतों की श्रेणी में शामिल होता है। कौन सा पर्वत है, ये वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है, इसमें यानी लहरदार यानी अपनतियाँ और अभिनतियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ बात करें, यह है नवीन पर्वत है। सामान्यतः यह पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है। यदि हम सामान्यतः बात करें तो सामान्यतः यह कौन सी दिशा में स्थित है, सामान्यतः यह यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है, सामान्यतः यह पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित है। तो हम बात करें जो अल्पाइन पर्वत है ना, अल्पाइन पर्वत श्रेणी की यदि हम विस्तार की बात करते हैं, अल्पाइन पर्वत श्रेणी, अल्पाइन पर्वत श्रेणी पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। अल्पाइन पर्वत श्रेणी पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। कौन सी दिशा में विस्तृत है, पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है, विस्तृत है। यानी हम प्रमुख जो अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ हैं, यानी प्रमुख अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम बात करें आपसे प्रमुख अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ, प्रमुख अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ, प्रमुख अल्पाइन पर्वत श्रेणी, प्रमुख अल्पाइन पर्वत श्रेणियाँ। तो नंबर 1 हमारे पास में आ रहा है पिरेनीज। कौन सा पर्वत है, पहला हमारे पास में जो पर्वत आ रहा है वह आ रहा है पिरेनीज पर्वत। कौन सा पर्वत आ रहा है, जो प्रथम पर्वत की हम बात करते हैं, यानी वह प्रथम पर्वत हमारे पास में आ रहा है। तो कौन सा पर्वत आ रहा है, पहला पर्वत हमारे पास में आ रहा है पिरेनीज पर्वत। हम बात कर रहे हैं पिरेनीज पर्वत की। देखिए, यानी पिरेनीज पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, पिरेनीज पर्वत श्रेणी है। हम पिरेनीज पर्वत श्रेणी की आपसे बात करते हैं। तो देखिए, यानी यह पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य में, कहाँ पर, के मध्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। यानी स्पेन और फ्रांस में कौन सा पिरेनीज जो पर्वत है ना, वह पिरेनीज पर्वत कहाँ पर स्थित है, पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस में, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम से, कौन सी दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम से लेकर के, यानी हम बात करें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। कौन सा पर्वत, पिरेनीज पर्वत। यदि हम पिरेनीज पर्वत की आपसे बात करते हैं तो देखिए, पिरेनीज पर्वत का जो विस्तार है ना, वह एक तो कहाँ पर है, एक तो स्पेन में है, स्पेन व
फ्रांस कहाँ पर है? स्पेन व फ्रांस में, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से। कौन सी दिशा से? उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ये पर्वत क्या है? यह पर्वत विस्तृत है। कौन सी दिशा से? यानी यह उत्तर पश्चिम से स्पेन व फ्रांस में उत्तर पश्चिम से कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। यानी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से, कहाँ से है ये? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। देखिए हम बात करें आपसे कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है? यह विस्तृत है। कौन सा पर्वत? जिसकी हम बात कर रहे हैं पिरेनीज पर्वत की। स्पेन और फ्रांस में यह पर्वत क्या है? यह पर्वत फैला हुआ है, विस्तृत पर्वत है। इसके अलावा हम बात करते हैं यानी हम बात करें पश्चिम में, यदि अपने पास में आ रहा है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। एक तो अपन चलते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर चले, तो यदि मैं पश्चिम से चलूं और पश्चिम से चल के मैं कहाँ तक चलूं? मैं पूर्व की ओर चलूं। यदि मैं पश्चिम से चलना प्रारंभ करूं और पश्चिम से लेके यदि मैं पूर्व की ओर चलूं, तो यदि मैं पश्चिम में तो चलूँगा, देखिए यानी पश्चिम में से पूर्व की ओर चले, तो पश्चिम में तो हम कहाँ पर चले? बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सी खाड़ी की? बिस्के की खाड़ी। यानी बिस्के की खाड़ी जो है, बिस्के की खाड़ी से हम बात करें कहाँ की? पूर्व की। आपसे हम पूर्व की आपसे बात करें तो पूर्व में, यानी बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक किसका विस्तार है? भूमध्य सागर तक किसका विस्तार है? पिरेनीज पर्वत का विस्तार है। देखिए यदि हम चलते हैं कहाँ तक? यदि हम बिस्के की खाड़ी पश्चिम से चले, यदि हम पश्चिम बिस्के की खाड़ी से चले और इधर हम भूमध्य सागर तक आ जाए, तो स्पेन यानी फ्रांस और स्पेन में जिस पर्वत का विस्तार है, वह पर्वत हमारे पास में कौन सा आता है? वह पर्वत हमारे पास में पिरेनीज पर्वत आता है। यदि इसकी और विशेषताओं की बात करते हैं, पिरेनीज पर्वत की विशेषताएं, यदि पिरेनीज पर्वत की यदि हम और विशेषताओं की बात करें आपसे, तो पिरेनीज पर्वत यानी मोड़दार। कौन सा पर्वत है? मोड़दार वलित पर्वत है। मोड़दार यानी वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है। यानी इसमें मोड़ पाए जाए, वलन कह दो, मोड़ कह दो, यानी यह मोड़दार पर्वत है। यानी इसमें मोड़ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के इसमें फोल्ड पाए जाते हैं, तो मोड़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत? जो पिरेनीज पर्वत है ना, यह है पिरेनीज पर्वत मोड़दार पर्वत है, जिसमें विभिन्न प्रकार के फोल्ड पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न अपनतियाँ और अपीनतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। मुख्य रूप से बात करें, पिरेनीज का जो सर्वोच्च शिखर है वो पिको डी अनेटो है, यानी सर्वोच्च शिखर। यदि मैं आपसे सर्वोच्च शिखर की बात करूं, कौन से शिखर की बात करूं? पिरेनीज का जो सर्वोच्च शिखर है, यानी सर्वोच्च शिखर किसका? पिरेनीज का जो सर्वोच्च शिखर है वो पिको डी अनेटो। कौन सा है? पिको डी अनेटो है। देखिए पिको डी अनेटो क्या है? जो सर्वोच्च शिखर है ना, वह सर्वोच्च शिखर क्या है? पिको डी अनेटो है। और जिसकी ऊंचाई की यदि मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, यदि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं
तो 3404 मीटर है। कितने मीटर ऊंचाई है इसकी? 3404 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। देखिए, यानी इसका जो उत्तरी ढाल है, किसका? पिरेनीज पर्वत का जो उत्तरी ढाल है ना, यदि मैं पिरेनीज पर्वत के उत्तरी ढाल की बात करूं, इसी पिरेनीज का यानी उत्तरी ढाल, कौन सा ढाल? यानी उत्तरी ढाल, पिरेनीज का उत्तरी ढाल शीतल होता जा रहा है, शीतल होता जा रहा है। क्या हो रहा है? यानी पिरेनीज का जो ढाल है ना, वह पिरेनीज का ढाल क्या होता जा रहा है? पिरेनीज का जो ढाल है ना, यानी उत्तरी ढाल क्या होता जा रहा है? शीतल होता जा रहा है। देखिए क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि इसके जो उत्तर वाला भाग है ना, जिस उत्तर वाले भाग की हम आपसे बात करते हैं, तो इसके उत्तर वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? यानी ग्लेशियर के कारण से। किसके कारण से बात कर रहे हैं हम? यानी ग्लेशियर के कारण से इसके उत्तरी वाला जो भाग है ना, इस उत्तरी भाग में क्या पाए जाते हैं? उत्तरी भाग में ग्लेशियर पाए जाते हैं। पिरेनीज के उत्तरी भाग में ग्लेशियर पाए जाते हैं। और ग्लेशियर्स के कारण से, यदि मैं ग्लेशियर के कारण से मैं बात करूं कि ग्लेशियर के कारण से इसका जो उत्तरी भाग है वह क्या होता जा रहा है? इसका उत्तरी भाग ठंडा होता जा रहा है। किसका? मैं पिरेनीज पर्वत की आपसे बात कर रहा हूँ। जो पिरेनीज पर्वत है, इस पिरेनीज पर्वत का जो उत्तरी भाग है, वह उत्तरी भाग धीरे धीरे क्या हो रहा है? वह धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम आगे चलते हैं और आगे यदि हम आपसे बात करें, तो आगे हमारे पास में जो पर्वत आ रहा है, यदि उस पर्वत की यदि हम बात करते हैं, तो आगे हमारे पास में जो पर्वत आ रहा है उसका नाम है आल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत है हमारे पास में आ रहा है? आल्पस पर्वत। किसकी बात कर रहे हैं हम आपसे? हम आपसे बात कर रहे हैं आल्पस पर्वत की। यदि हम आल्पस पर्वत की आपसे बात करते हैं, तो यह पर्वत भी क्या है? यह पर्वत भी नवीन मूढ़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यह पर्वत भी नवीन मूढ़दार पर्वतों की श्रेणी में शामिल है। कौन से पर्वतों की श्रेणी में शामिल है? नवीन मूढ़दार पर्वतों की श्रेणी में शामिल होता है। कौन सा पर्वत? जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, जो आल्पस पर्वत है, यह पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। कौन सी दिशा में फैला हुआ है? यह पर्वत पूरब और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। कौन सी दिशा में फैला हुआ है? यह पूरब और पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। कौन सी दिशा में? यह पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। यह नवीन मूढ़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यह नवीन मूढ़दार पर्वतों की श्रेणी में शामिल है। कौन से पर्वतों की श्रेणी में शामिल है? मैं अगले पर्वत की आपसे बात करूं, तो दूसरे नंबर का जो हमारे पास में पर्वत आ रहा है, यदि मैं उसकी आपसे बात करता हूं, तो देखिए दूसरा पर्वत आता है हमारे पास में। कौन सा? आल्पस। अब आपसे बात कर रहे हैं, अगला आ रहा है आल्पस पर्वत। कौन सा पर्वत? अगला हमारे पास में आल्पस पर्वत आ रहा है। इस आल्पस पर्वत की बात करें कि यह नवीन मूढ़दार पर्वत है। यह कौन सा पर्वत है? यह नवीन मूढ़दार पर्वत है। यह यूरोप महाद्वीप में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है। यानी इसका जो डायरेक्शन है, इसका फैलाव है, वो पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर। किधर है? पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है। आल्पस पर्वत का सर्वोच्च जो शिखर है, वह सर्वोच्च शिखर के मैं आपसे बात करूं तो माउंट ब्लांक है। कौन सा है? माउंट ब्लांक इसका सर्वोच्च शिखर है। देखिए यदि मैं इसकी बात करता हूं आपसे आल्पस पर्वत की, तो आल्पस पर्वत क्या है? आल्पस पर्वत एक नवीन मूढ़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन मूढ़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है? नवीन मूढ़दार पर्वत है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करता हूँ, यानी यह जो आल्पस पर्वत है,
यह कौन सी दिशा में फैला हुआ है? पूर्व पश्चिम दिशा में क्या है? विस्तृत है। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या है? पूर्व से पश्चिम दिशा में यह विस्तृत है। कौन सी दिशा में विस्तृत है? यह पूर्व दिशा से कौन सी दिशा में विस्तृत है? यानी पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत क्या है? विस्तृत है। पूर्व पश्चिम दिशा में क्या है? यह पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। यानी सर्वोच्च शिखर की मैं बात करूं कि जो आल्प्स है, इस आल्प्स का जो सर्वोच्च शिखर है, यानी जो आल्प्स है, इस आल्प्स के सर्वोच्च शिखर की यदि हम बात करते हैं तो आल्प्स का जो सर्वोच्च शिखर है, यह सर्वोच्च शिखर हमारे पास में आता है। आल्प्स का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लांक है। क्या है? माउंट, यानी आल्प्स के जो सर्वोच्च शिखर है, यदि मैं इसकी आपसे बात करता हूँ तो यह क्या है? यह माउंट ब्लांक है। क्या है? माउंट ब्लांक जो है यह सर्वोच्च शिखर की श्रेणी में शामिल होता है। किसकी श्रेणी में शामिल होता है? सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? माउंट ब्लांक। यानी इस आल्प्स जो श्रेणी है, आल्प्स पर्वतमाला है, इस आल्प्स पर्वतमाला का क्या है? सर्वोच्च शिखर है। यानी इसकी ऊंचाई 4807 मीटर है। ऊंचाई, यदि मैं हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई, यदि आल्प्स की जो ऊंचाई हमारे पास में आ रही है, यदि ऊंचाई के भाव को हम देखें तो ऊंचाई का भाव हमारे पास में क्या आ रहा है? यानी ऊंचाई की यदि हम आपसे बात कर लेते हैं तो ऊंचाई आती है कितने? 4807 मीटर। कितनी आती है? 4807 मीटर समुद्र तल से। कहाँ से है? ये नोटेड करें आप, इसको नोट करें आप। यानी 4807 मीटर जो ऊंचाई है वो कहाँ से है? समुद्र तल से। कहाँ से है? यानी सी लेवल से है। यानी समुद्र कहाँ से है? तल से। कहाँ से है? समुद्र तल से ऊंचाई है। कितनी है? 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ से है? यानी ये ऊंचाई तो समुद्र तल से ऊंचाई है। कहाँ से ऊंचाई है? यानी समुद्र तल से ऊंचाई है। 4807 मीटर की जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से इस पर्वत की ऊंचाई पाई जाती है। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं आदि इसमें पाए जाते हैं। यानी इसमें यू आकार की घाटी, किसमें? इसमें यू आकार की घाटी है। इसी के बात करें, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर भी इसमें पाए जाते हैं। यानी इसका विस्तार की बात करें, किसका विस्तार? यानी आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है, यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो जो आल्प्स पर्वत का विस्तार है वो फ्रांस में, और फ्रांस के साथ साथ कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना? यानी मैं विस्तार की आपसे बात करूं कि विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए यदि इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो इसका विस्तार पाया जाता है हमारे पास में कहाँ पर? यानी विस्तार की बात करें तो एक तो हमारे पास में इसका विस्तार देखने को मिलता है फ्रांस, व कहाँ पर मिलता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर मिलता है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस व स्विट्जरलैंड में। यानी फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पर इसका विस्तार स्विट्जरलैंड में किस रूप में मिलता है? जूरा पर्वत के रूप में। यानी वो आल्प्स का ही विस्तार है।
यानी स्विट्जरलैंड में किस रूप में मिलता है? स्विट्जरलैंड में यह है जूरा पर्वत के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? जूरा पर्वत के रूप में स्विट्जरलैंड में इसका क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। यानी इसके दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करें, यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग तो कहाँ पर है? फ्रांस में। कहाँ पर है? यदि मैं बात करूँ कि फ्रांस में कौन सा भाग है, यदि हम आपसे बात करें दक्षिणी और पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग तो है फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। और यदि हम बाकी के भाग की बात करें आपसे, उत्तरी पूर्वी भाग, कौन सा भाग? यदि उत्तरी पूर्वी भाग की बात करें तो उत्तरी पूर्वी जो भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी भाग है स्विट्जरलैंड में। किसका? आल्प्स पर्वत का। यानी आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है वो फ्रांस में तो है दक्षिणी पश्चिमी भाग के रूप में, यानी किस रूप में है? दक्षिणी पश्चिमी भाग के रूप में। और स्विट्जरलैंड में, यानी जो जिस स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के रूप में इसका विस्तार है। यानी इसी आल्प्स पर्वत श्रेणी के विस्तार को स्विट्जरलैंड में जूरा पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो ये उत्तरी पूर्वी भाग में, यानी जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है फ्रांस में तो दक्षिणी पश्चिम में, फ्रांस में तो दक्षिणी पश्चिम में, और स्विट्जरलैंड में उत्तरी पूर्वी भाग के रूप में क्या है? उत्तरी पूर्वी भाग के रूप में विस्तृत है। क्या है? उत्तरी पूर्वी भाग के रूप में विस्तृत है। और इस पर्वत श्रेणी की हमने बात की, यानी जो स्विट्जरलैंड है ना, इस स्विट्जरलैंड के 75% जो भाग हैं, यानी स्विट्जरलैंड के जो 75% भाग है ना, उस पर क्या है? आल्प्स पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। यदि मैं आपसे बात करूं कि स्विट्जरलैंड का कितना भाग? 75% भाग पर आल्प्स पर्वत श्रेणी का क्या है? विस्तार है। क्या है? यानी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। यानी स्विट्जरलैंड के कितने % भाग पर? स्विट्जरलैंड के 75% भाग है, यह 75% जो भाग है, इस 75% भाग पर किसका विस्तार है? यानी स्विट्जरलैंड के 75% भाग पर आल्प्स पर्वतमाला की श्रेणियाँ ही पाई जाती हैं। यानी आल्प्स पर्वतमाला का क्या पाया जाता है? आल्प्स पर्वतमाला का ही विस्तार पाया जाता है। यानी ये था हमारे पास में कौन सा पर्वत? आल्प्स पर्वत। तो पहला हमारे पास में पिरेनीज हो गया, दूसरा हमारे पास में कौन सा हो गया? आल्प्स हो गया। आगे की ओर हम टॉपिक को बढ़ाते हैं और आगे हम आपसे बात करते हैं। तो आगे की ओर यदि हम बात करें, यदि हम बात करते हैं तो देखिए आप, देखिए अगला हमारे पास में पर्वतमाला आती है दिनारिक आल्प्स। तीसरे क्रम की हमारे पास में पर्वतमाला है दिनारिक आल्प्स। कौन सी पर्वतमाला है? दिनारिक आल्प्स पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? दिनारिक आल्प्स पर्वतमाला। यानी एड्रियाटिक सागर के लगभग समानांतर हम बात क्या कर रहे हैं कि दिनारिक आल्प्स है ना, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये जो एड्रियाटिक सागर है ना, यानी दिनारिक आल्प्स है, मैं इसकी आपसे बात कर रहा हूं,
तो यह है हमारे पास में क्या, जो आपका एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर के लगभग समानांतर, यानी एड्रियाटिक सागर के लगभग समानांतर, क्या लगभग समानांतर, यानी कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम से। देखिए उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में क्या है, दिशा में विस्तृत है। क्या है, यानी उत्तर पश्चिम से, यानी लगभग के सागर के लगभग समानांतर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। क्या है, दिशा में विस्तृत है। कौन सी दिशा में, यदि हम बात करें जो एड्रियाटिक सागर है ना, उस एड्रियाटिक सागर की हम बात करें तो कौन सी दिशा में है हमारे पास में, यह है हमारे पास में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किस में है, दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। यानी उत्तर पश्चिम से हम बात करते हैं आपसे, कहाँ से, यानी उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से हम आपसे बात करें, उत्तर पश्चिम से कहाँ पर बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर बात करें, दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, हम दक्षिण पूर्व दिशा की आपसे बात कर रहे हैं। देखिए एड्रियाटिक सागर के लगभग समानांतर, एड्रियाटिक सागर के अप्रोक्स पैरेलल चलता है ये, और ये उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यह पर्वतमाला फैली हुई है, यह पर्वत फैला हुआ है। यानी हम बात करते हैं, यानी इसके दक्षिण में, यानी इसी के दक्षिण में, किसके, यानी दिनारिक के दक्षिण में, यानी हम बात करें किसके दक्षिण में, यानी दिनारिक जो पर्वत श्रेणी है, दिनारिक पर्वत जो श्रेणी है, श्रेणी के दक्षिण में, यानी दिनारिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पिंडस पर्वत श्रेणी है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, यानी पिंडस पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है, यानी हमारे पास में जो आ रही है वह है पिंडस पर्वत श्रेणी आ रही है। यानी इसके दक्षिण में, यानी इसके दक्षिण की बात करें तो पिंडस पर्वत श्रेणी है। कौन सी, दिनारिक पर्वत के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, यानी इसके दक्षिण में पिंडस श्रेणी है। यानी पिंडस श्रेणी, कौन सी श्रेणी है, पिंडस श्रेणी है। यानी इस पिंडस श्रेणी का जो विस्तार है ना, इस पिंडस श्रेणी के हम विस्तार की बात करें कि पिंडस श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है। यदि मैं इसके विस्तार की आपसे बात करता हूँ तो इसका विस्तार कहाँ तक है, यूनान तक इसका विस्तार पाया जाता है। कहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है, इसका विस्तार यूनान तक पाया जाता है। तो दिनारिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में पिंडस पर्वत श्रेणी है,
और इसका विस्तार कहाँ तक पाया जाता है? इसका विस्तार यूनान तक पाया जाता है। अगला हमारे पास में आ रहा है यदि आगे की हम बात करें, यानी कार्पेथियन पर्वत, कौन से पर्वत की बात कर रहे हैं? हमारे पास में अगला नेक्स्ट पर्वत आ रहा है, यदि उसकी बात करें तो वह आ रहा है हमारे पास में कौन सा? वह आ रहा है कार्पेथियन। कार्पेथियन कार्पेथियन पर्वत। कौन सा पर्वत? यानी हम बात करते हैं आपसे कार्पेथियन पर्वत की। कौन सा पर्वत आ रहा है? हम कार्पेथियन पर्वत की बात कर रहे हैं। यानी जो कार्पेथियन पर्वत है ना, यह आल्प्स के क्या है? यानी आल्प्स के कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। यानी कार्पेथियन पर्वत आल्प्स के पूर्व दिशा में, आल्प्स के पूर्व दिशा में क्या है? आल्प्स के पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? यानी जो आल्प्स पर्वत है ना, इस आल्प्स पर्वत के यह पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? यदि हम कार्पेथियन पर्वत की आपसे बात करते हैं तो देखिए एक बार मैं पुनः स्पष्ट लिख देता हूँ आपको। जो कार्पेथियन पर्वत आ रहा है ना, कार्पेथियन पर्वत, यह किसके पूर्व में है? आल्प्स पर्वत के पूर्व दिशा में स्थित है। कौन सी दिशा में स्थित है? यह यानी किसके? यानी यह जो आल्प्स पर्वत है ना, इस आल्प्स पर्वत के कौन सी दिशा में स्थित है? यानी यह आल्प्स पर्वत की जो पूर्व दिशा है, उस पूर्व दिशा में यह पर्वत स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो ये कार्पेथियन पर्वत है ना, इसकी यानी इसकी कोई भी चोटी, कोई भी शिखर इसका क्या है? 3000 मीटर से क्या नहीं है? ऊंचा नहीं है। क्या नहीं है? यानी कोई भी शिखर 3000 मीटर से ऊंचा नहीं है। यदि हम किसी भी शिखर की आपसे बात कर ले, यानी कोई भी जो इसका शिखर है ना, यानी कोई भी क्या शिखर है, कोई भी शिखर क्या नहीं है? कोई भी शिखर 3000 मीटर से क्या नहीं है? 3000 मीटर से इसका ऊंचा नहीं है, उच्च नहीं है। किसका हम बात कर रहे हैं? कार्पेथियन पर्वत की। यानी कार्पेथियन पर्वत की, यानी इससे निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो हंगरी के मैदान में डेन्यूब नदी में मिलती हैं, यानी मिलाती हैं। देखिए, यानी इससे निकलने वाली जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ना, वो जो हंगरी का मैदान है, यानी हम बात करें उद्गमित कौन सी नदियाँ? छोटी छोटी उद्गमित छोटी छोटी नदियाँ, यानी कौन सी नदियों की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ उद्गमित, यानी उद्गमित हमारे पास में कौन सी नदियाँ हैं? उद्गमित यानी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, यानी उद्गमित छोटी छोटी नदियाँ, यानी जो इस पर्वत से क्या होता है? जिन नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। उद्गमित यानी छोटी छोटी उद्गमित छोटी छोटी नदियाँ हंगरी के
मैदान में, कौन से मैदान में? उद्गमित छोटी छोटी नदियाँ हंगरी के मैदान में, यानी हंगरी के मैदान में कौन सी नदी में मिलती हैं? डेन्यूब नदी में क्या होती हैं? मिलती हैं। कौन सी नदी में मिलती हैं? डेन्यूब नदी में मिलती हैं। यानी उद्गमित, यानी इस कार्पेथियन पर्वत से उद्गम होने वाली वह छोटी छोटी नदियाँ हंगरी के मैदान में, किसके मैदान में? हंगरी के मैदान जो है उस हंगरी के मैदान में किससे मिलती हैं? यानी डेन्यूब नदी से मिल जाती हैं। किससे मिल जाती हैं? डेन्यूब नदी से वह नदियाँ क्या हो जाती हैं? वह नदियाँ मिल जाती हैं। हम बात कर रहे हैं कि वो जो हंगरी का मैदान है उस हंगरी के मैदान में यह नदियाँ क्या हो जाती हैं? यह नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है ना, हंगरी के मैदान में यह नदियाँ मिलती हैं। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं बाल्कन पर्वत की। अगला जो हमारे पास में पर्वत आ रहा है, 5वें क्रम का जो पर्वत होगा, उस पर्वत की यदि हम आपसे बात करते हैं, जो यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का हमारे पास में कौन सा क्रम आ रहा है? वह हमारे पास में 3rd क्रम आ रहा है। कौन सा क्रम आ रहा है? वह हमारे पास में 3rd क्रम आ रहा है। देखिए, हम आपसे बात करते हैं कौन से क्रम की? हम आपसे बात करते हैं 3rd क्रम की। वह आता है हमारे पास में कौन सा? बाल्कन। देखिए, हम आपसे बात कर रहे हैं कौन से पर्वत की? हम आपसे बात कर रहे हैं बाल्कन पर्वत की। देखिए, हम आपसे बात करें हम बात कर रहे हैं बाल्कन पर्वत की। कौन सा पर्वत आ रहा है? हमारे पास में जो पर्वत आ रहा है उसकी यदि हम बात करते हैं आपसे, तो पर्वत आ रहा है बाल्कन। देखिए, यदि बाल्कन पर्वत की अपन बात करते हैं तो यह है जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप की यदि हम बात करते हैं, यानी जो काला सागर है, यानी काला सागर, यानी ये जो पर्वत है, ये मैं इसकी बात करूं तो कौन सा सागर आ रहा है हमारे पास में? यानी काला सागर के कहाँ पर है ये? काला सागर के पश्चिम में, यानी काला सागर के पश्चिम में, काला सागर के पश्चिम में। देखिए, काला सागर के पश्चिम में कहाँ पर स्थित है? बल्गेरिया में। काला सागर के पश्चिम में कहाँ पर स्थित है? काला सागर के पश्चिम में, काला सागर के पश्चिम में बल्गेरिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? काला सागर के पश्चिम में, काला सागर के पश्चिम में बल्गेरिया में क्या है? स्थित है। काला सागर के पश्चिम में बल्गेरिया में स्थित है। ये कौन सा पर्वत है? जिस बाल्कन पर्वत की हम आपसे बात कर रहे हैं। यानी यह है, और इसके जो कई शिखर हैं ना, यदि हम मैक्सिमम शिखर की बात करें, यानी बाल्कन पर्वत के कुछ शिखर, यानी बाल्कन पर्वत है ना, बाल्कन पर्वत के, यानी जो बाल्कन पर्वत है
इस बाल्कन पर्वत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बाल्कन पर्वत के इसकी बात करूँ, कुछ शिखर 3000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। क्या है? बाल्कन पर्वत के कुछ शिखर 3000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। क्या है? 3000 मीटर से 3000 मीटर से क्या है? 3000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। देखिए, यानी 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। काला सागर के पश्चिम में बल्गेरिया में स्थित यह पर्वत है, यानी बाल्कन पर्वत। यह बाल्कन पर्वत के कुछ शिखर 3000 मीटर से भी अधिक क्या हैं? 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। यानी अगला है AP9 पर्वत। कौन सा पर्वत की बात कर रहे हैं? यदि हम नेक्स्ट क्रम की बात करें आपसे, तो नेक्स्ट क्रम जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है AP9 पर्वत। मैं कौन से पर्वत की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे बात कर रहा हूँ AP9 पर्वत, यानी जो इटली प्रायद्वीप है ना, AP9 पर्वत की मैं बात करूं, तो जो AP9 पर्वत, इसकी यदि हम बात करते हैं, इटली प्रायद्वीप के मध्य में, क्या? इटली प्रायद्वीप के मध्य में। किसके मध्य में? इटली प्रायद्वीप है ना, यानी इटली प्रायद्वीप है ना, उसके मध्य की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, इटली प्रायद्वीप इटली प्रायद्वीप के मध्य में। किसके मध्य में? यानी इटली प्रायद्वीप के मध्य में। इटली प्रायद्वीप है, इसके मध्य में उत्तर पश्चिम से। कौन सी दिशा से हम बात कर रहे हैं? कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से कहाँ पर? उत्तर पश्चिम से। कहाँ से? यानी उत्तर पश्चिम से, यानी उत्तर पश्चिम से पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है ना? दक्षिण पूर्व की ओर हम बात कर रहे हैं आपसे। कहाँ की? हम आपसे बात कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिम से लेके और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? उत्तर पश्चिम से लेके और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर क्या है? उत्तर पश्चिम से लेके और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे। वो देखिए आपसे, यानी यह है P9 पर। कौन सा? AP9 पर्वत है। यानी जो टाइबर नदी है ना, हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं टाइबर नदी। यानी जो टाइबर नदी है ना, वह है टाइबर नदी, यानी AP9 पर्वत के पश्चिमी ढाल में बहती हुई। यानी टाइबर नदी AP9 पर्वत के, यानी टाइबर नदी AP9 पर्वत के कौन से ढाल पर बहती है? यानी पश्चिमी
ढाल पर बहती हुई, यानी बहती हुई कहाँ, बहती हुई कौन से सागर में गिरती है, बहती हुई यानी वह नदी जो गिरती है वो टिरिनियन सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है, वह टिरिनियन सागर में। कौन से सागर में, टिरिनियन सागर में गिरती है, यानी टिरिनियन सागर में गिरती है। सागर में क्या होता है, गिरती है। देखिए यदि हम एपीनाइन पर्वत की बात करते हैं तो इटली प्रायद्वीप के मध्य में जो इटली पेनिनसुला है, उस इटली प्रायद्वीप के मध्य की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी इटली प्रायद्वीप के मध्य में मैं बात करूँ इटली प्रायद्वीप की, तो इटली प्रायद्वीप के मध्य में यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर यह एपीनाइन पर्वतमाला विस्तृत है। टाइबर नदी, जो टाइबर नदी है एपीनाइन पर्वत के पश्चिमी ढाल पर है, यानी एपीनाइन पर्वत के पश्चिमी ढाल पर टाइबर नदी एपीनाइन पर्वत के पश्चिमी ढाल पर, और उसके नीचे की तरफ जो सागर है वो टिरिनियन सागर है। तो टिरिनियन सागर में जाकर के क्या हो जाती है, टिरिनियन सागर में जाकर के वह गिर जाती है। कौन से सागर में गिर जाती है, वह टिरिनियन सागर में गिर जाती है। हम अगले की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास में आ रहा है वह आ रहा है काकेशस पर्वत। कौन सा पर्वत आ रहा है, अगला जो हमारे पास में आ रहा है, यदि हम अगले पर्वत की बात करें तो अगला पर्वत हमारे पास में जो आ रहा है उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं, वह आ रहा है काकेशस। अगला जो पर्वत हमारे पास में आ रहा है, तो अगले पर्वत की यदि हम आपसे बात करते हैं तो अगला पर्वत काकेशस पर्वत, यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य। किसके मध्य, यानी एक तरफ तो हमारे पास में कौन सा सागर है, काला सागर, काला सागर व कैस्पियन सागर, काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य, किसके मध्य, काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य कौन सी पर्वतमाला है, काकेशस पर्वत माला है। कौन सी पर्वतमाला है, काकेशस पर्वतमाला है। यानी काला सागर के मध्य और कैस्पियन सागर के मध्य की यदि मैं आपसे बात करता हूँ, एक तरफ तो है काला सागर, दूसरी तरफ है कैस्पियन सागर। इन दोनों के मध्य की मैं आपसे बात करूं तो इन दोनों के मध्य जो पर्वतमाला है, यदि मैं उस पर्वतमाला की मैं आपसे बात करता हूं तो वह पर्वतमाला हमारे पास में कौन सी आती है, वह पर्वतमाला हमारे पास में आती है काकेशस पर्वतमाला। यानी इस पर्वतमाला के दक्षिण से, यानी इस काकेशस पर्वतमाला के दक्षिण से, यानी काकेशस जो पर्वतमाला है, तो काकेशस जो पर्वतमाला है, काकेशस पर्वत माला के किससे, दक्षिण से
यूरोप व एशिया के दक्षिण से यूरोप व एशिया, यूरोप व एशिया का अलगाव होता है। किसका अलगाव होता है? यूरोप व एशिया का क्या होता है? यूरोप व एशिया का क्या होता है? अलगाव होता है। इन दोनों का क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है। यूरोप और एशिया का अलगाव हो जाता है। यानी दोनों, यानी ये पर्वतमाला दोनों को क्या करने लग जाती है? यह पर्वतमाला दोनों को अलग अलग करने लग जाती है। किसको? यानी यूरोप महाद्वीप को, और यूरोप महाद्वीप के साथ साथ किसको? एशिया महाद्वीप को, दोनों को क्या करती है? यानी दोनों को अलग अलग करने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? दोनों को यानी अलग करने लग जाती है। ठीक है ना, यानी दोनों को अलग अलग करती है। अगला जो हमारे पास में पर्वतमाला आता है, यदि अगले पर्वतमाला की हम आपसे बात करते हैं तो अगले क्रम की जो पर्वतमाला आ रही है वह पर्वतमाला आ रही है सियरा नेवादा। हम बात कर रहे हैं अगले पर्वतमाला की। तो अगला जो क्रम हमारे पास में आ रहा है वह क्रम आ रहा है सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा पर्वत। देखिए, यदि हम इस पर्वत की आपसे बात करते हैं, जो आता है सियरा नेवादा पर्वत, यदि इस पर्वत श्रेणी की हम बात करें, यानी जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है ना, मैं स्पेन के आसपास की बात कर रहा हूँ आपसे। जो हमारा आइबेरियाई प्रायद्वीप है, मैं स्पेन के आसपास की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं स्पेन के आसपास की बात कर रहा हूँ। देखिए, यानी आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप, इसका मतलब मैं कहाँ की आपसे बात कर रहा हूँ? मैं आपसे स्पेन के आसपास की बात कर रहा हूँ। कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं आपसे स्पेन के आसपास की बात कर रहा हूँ। आइबेरिया प्रायद्वीप के आइबेरिया प्रायद्वीप के कौन से भाग में? आइबेरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में, आइबेरिया प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में सागर तट के समीप व समानांतर यह पर्वत श्रेणी फैली है। कौन सी पर्वत श्रेणी फैली है? यानी के दक्षिणी भाग में सागर तट। कहाँ पर? सागर तट के समीप, सागर तट
के समीप, किसके? सागर तट के समीप व समानांतर, व समानांतर यह पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? यह पर्वत श्रेणी क्या है? फैली है। यह पर्वत श्रेणी फैली है, ठीक है ना। देखिए जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है, उस आइबेरियाई प्रायद्वीप की यदि मैं आपसे बात करूं कि जो आइबेरियाई प्रायद्वीप है, इस आइबेरियाई प्रायद्वीप की मैं बात करता हूं। आइबेरियाई प्रायद्वीप है स्पेन, स्पेन के मैं आसपास के भाग की बात कर रहा हूं, यानी के पश्चिम में, क्या? यानी के दक्षिणी भाग में सागर तट के समीप व समानांतर यह पर्वत श्रेणी क्या है? यह पर्वत श्रेणी फैली हुई है। जिस पर्वत श्रेणी के मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, जिस पर्वत श्रेणी के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा यानी मुख्य रूप से बात करें कि जो यूरोप के भौतिक प्रदेश हैं, वह भौतिक प्रदेशों का टॉपिक हमारा क्या होता है? यूरोप के भौतिक प्रदेशों का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है और हम जल्दी ही आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। यूरोप में ड्रेनेज ऑफ यूरोप, हम यूरोप के अपवाह के साथ हम आपसे बात करेंगे कि यूरोप महाद्वीप का जो अपवाह है, उस अपवाह तंत्र की हम आप लोगों से बात करेंगे कि यूरोप महाद्वीप में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि किसी महाद्वीप का अपवाह वहाँ के भू आकृतिक प्रदेशों पर ही निर्भर करता है। इसी कारण से हम सबसे पहले भू आकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में हम किसका अध्ययन करते हैं? हम उसके बाद में जो अध्ययन करते हैं वह अध्ययन करते हैं हम अपवाह का। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम अपवाह के बारे में चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है।